वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में। हम सिंपल टर्म देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे हर एक टर्म के, और इसमें हम उस टर्म के बारे में बात करेंगे। और ये डिटेल में हम जिसका चैप्टर आएगा, इसका जब चैप्टर आएगा तब इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, यानी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज में होते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स, अब ये निमोनिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल दिया ऐड R0, R1, यानी आपको यहाँ पे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये ऑपरेशन यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपका निमोनिक्स होता है। असेंबली लैंग्वेज आपकी किससे बनी होती है, कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स के। ये क्या होता है, आपका एक रिजर्व वर्ड होता है, रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, मतलब इस रिजर्व वर्ड में, मतलब इस वर्ड में ये वर्ड किस लिए रिजर्व है, एडिशन ऑपरेशन के लिए रिजर्व है। ऐसे और कौन से निमोनिक्स होते हैं, एग्जांपल अगर मैं दूँ तो यहाँ पे होते हैं निमोनिक्स। यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन देता हूँ आपको। डेफिनेशन क्या है इसकी, कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स इज नथिंग बट assembly language, nothing but or it's called as assembly language. Collection of mnemonics is called as assembly language। मतलब assembly language किससे बनी है, आपके कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स की। ठीक है, यहाँ पे देखिए निमोनिक्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया था ऐड, उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्ट होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐड R0, R1, ये क्या है, रजिस्टर है। हमें जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, आपके असेंबली लैंग्वेज किस पे वर्क करते हैं, आपके रजिस्टर पे वर्क करते हैं, यानी R0, R1 यहाँ पे हमें देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, उसे अंडरस्टैंड होती है। मतलब अगर मुझे ऐड का कोड करना हो तो ऐड का मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कोड करना पड़ेगा। मतलब बाइनरी उसका आएगा, जो भी आएगा वो कोड करना पड़ेगा। उसके बाद R0 का कोड करना पड़ेगा, यानी सपोज R0 में वैल्यू है मेरी 10 और इसमें R2 में वैल्यू है 2, तो उसका मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा बाइनरी में। 1010 क्या हो गया, 10 का हो गया, और 0010 क्या हो गया, 2 का हो गया। ठीक है, ये कोड मुझे क्या करना पड़ता था, पहले लिखना पड़ता था जब हमारी असेंबली लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, और ये याद में रहने के लिए या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हार्ड था। इस वजह से साइंटिस्ट ने या डेवलपर ने क्या की, हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या की, डेवलप की। उसमें क्या होता है, सिंपल एक रिजर्व वर्ड होता है, उसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इस असेंबली लैंग्वेज के यूज़ करने के बाद हमें इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो कौन करता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हो गया आपकी असेंबली लैंग्वेज, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल अगर दूँ तो सी, जावा, ये क्या होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों डेवलप हुई, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी। क्या होता था, पहले प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते थे, बाद में प्रोग्राम जब बहुत बड़े होने लगे तब ये असेंबली लैंग्वेज क्या हो गई, थोड़ी हार्ड हो गई अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये आपके नेचुरल लैंग्वेज से ज़्यादा मिलती नहीं थी। मतलब ये जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है इज़ मोर सिमिलर टू, मोर या आप डायरेक्टली कह सकते हैं इज सिमिलर टू, हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज यानी कौन सी, आपकी जो रीडेबल लैंग्वेज है, यानी आप
हम जो यूज़ करते हैं कॉमनली इंग्लिश, उसके नेचुरल लैंग्वेज से क्या है, सिमिलर है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। और इसकी मदद से आपकी प्रोग्रामिंग क्या हो गई, थोड़ी आसान हो गई, ईजी हो गई एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, पहले आ गए असेंबली लैंग्वेज, और ये असेंबली लैंग्वेज के बाद कौन सी डेवलप हुई, ये मोस्ट एडवांस लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज की एडवांस लैंग्वेज कौन सी है, मतलब उसके आगे की लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, फॉर एग्जांपल सी और जावा, ये हो गए आपकी हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ मोर सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, अगर अब हमें असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन अगर हमें मशीन लैंग्वेज में करना हो, मशीन यानी बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में यानी कौन सी है आपकी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में अगर करना हो तो यहाँ पे एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, या यू का है, यहाँ पे कौन वर्क करता है, यहाँ पे असेंबलर काम करता है। असेंबलर क्या करता है आपका, असेंबलर यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी लो लेवल, यानी आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है आपके इसमें करता है आपके मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज यानी कौन सी, सिंपली आपकी बाइनरी यानी 0-1 फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्जन करता है। ठीक है, इस असेंबलर का खुद का डेटाबेस होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, कन्वर्जन कर पाता है। यानी यहाँ पे देखिए मैंने ऐड का जो, सपोज मैंने इंस्ट्रक्शन यूज़ की ऐड, असेंबली लैंग्वेज में कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ की मैंने ऐड, तो ऐड का डेटाबेस यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। जो भी होगा, जो भी उसका कोड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उससे रिप्लेस हो जाएगा, और मतलब उसका कन्वर्जन मशीन लैंग्वेज में हो जाएगा। क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। ठीक है, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, assembler is a translator which translate assembly language into machine language along with some information for the loader, ये है इसकी डेफिनेशन। अब ये क्या है, along with some information for the loader क्या है, मतलब लोडर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जब ट्रांसलेट करता है असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम वो लोडर में देखेंगे या आगे देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन है असेंबली लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में। अब ये मशीन में क्यों करना पड़ता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो या लो लेवल लैंग्वेज हो, यानी आपकी असेंबली हो या सी जावा ये हाई लेवल लैंग्वेज हो, आपका फाइनल कन्वर्जन किस में होगा, ऑलवेज मशीन लैंग्वेज में ही होगा। क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, आपकी मशीन लैंग्वेज, यानी आपकी बाइनरी फॉर्म की लैंग्वेज समझ में आती है। तो सिंपल है दोस्तों, असेंबलर यूज़ होता है असेंबली का कन्वर्जन मशीन में करने के लिए, और कंपाइलर किस लिए यूज़ होगा, फिर कंपाइलर होगा हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन हमारे मशीन लैंग्वेज में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपाइलर। हम देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट high level language into machine language or assembly language depends on requirement। यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दो टाइप में कन्वर्जन कर सकता है, एक तो असेंबली लैंग्वेज में करेगा या डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन करेगा। क्यों, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करता है, कन्वर्जन करता है। यहाँ पे देखिए हाई लेवल लैंग्वेज टू कंपाइलर कन्वर्जन करता है असेंबली लैंग्वेज और डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कन्वर्जन करता है। यहाँ पे देखिए अगर उसने कन्वर्जन किया, कंपाइलर ने
आपके अगर कन्वर्जन किया असेंबली लैंग्वेज में, तो ये असेंबली लैंग्वेज फिर से किसे दी जाएगी, आपके असेंबलर को दी जाएगी। और असेंबलर क्या करेगा, उसका फाइनल कन्वर्जन किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज में करेगा। और वो मशीन लैंग्वेज आपके कंप्यूटर के यानी सिस्टम के रीडेबल फॉर्म में होती है, या डायरेक्टली आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यानी आपकी सी या जावा जो भी लैंग्वेज हो वो डायरेक्टली किस में भी कन्वर्जन कर सकता है, डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्जन कर सकता है। ये डिपेंड्स होता है सिस्टम के आर्किटेक्चर के अनुसार या सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार। कंपाइलर डेफिनेशन देख लीजिए, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री प्रोसेसर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर या इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या होती है, हमारी हेडर फाइल होती है। आपके सी लैंग्वेज में आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। क्यों, इसका क्या फुल फॉर्म है, stdio का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी आप अगर कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। यानी सपोज आप यहाँ पे printf लिख रहे हैं void main में, मेन फंक्शन में अगर आप printf लिख रहे हैं, printf में लिख रहे हैं सपोज हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आउटपुट फंक्शन आपने यूज़ किया है, ये क्या करता है आपके कंसोल पे या आपके स्क्रीन के आउटपुट स्क्रीन पे क्या करता है, ये जो भी आपने डबल कोट में लिखा है वो प्रिंट कर देता है सिंपल। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड stdio यानी ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो क्या होगा, एरर आएगा। मतलब आपका जो printf का जो कोड है वो किस लाइब्रेरी फंक्शन में है या किस हेडर फाइल में होता है, आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इस हेडर फाइल में होता है। यानी ये क्या करता है, ये कोड आपके printf का जो भी कोड है, मतलब ये हेडर फाइल क्या करते हैं, आपके printf का जो भी कोड है ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है इस लाइन के लिए, और डायरेक्टली आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है आपको डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट कौन करता है, आपका सॉफ्टवेयर करता है या आपकी सिस्टम करती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम इंक्लूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इंक्लूजन, यानी ये इंक्लूजन करती है किस फाइल का कर सकती है, इनपुट और आउटपुट फाइल का क्या कर सकती है, इंक्लूजन कर सकती है। कौन सी फाइल आपकी, ये हेडर फाइल क्या करती है, इंक्लूजन करती है। और एक और काम करती है, एंड ऑल्सो डू मैक्रो एक्सपांशन, मतलब मैक्रो एक्सपांशन का भी काम करती है। ठीक है, इंक्लूजन में आपको पता है एक और फंक्शन आता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, हैश डिफाइन आता है। हैश डिफाइन के जरिए आप कर सकते हैं, मतलब हैश डिफाइन आपने मैक्स अगर सेट कर दिया 50, तो आप मैक्स कीवर्ड कहीं पे भी यूज़ कीजिए तो उसकी वैल्यू फिक्स क्या होगी, आपकी 50 वैल्यू होगी। ठीक है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, डायरेक्टली वैल्यू क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है। अब ये मैक्रो एक्सपांशन क्या है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मैक्रो देखना पड़ेगा। मैक्रो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, मैक्रो में आपको मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपके लिए, मतलब आगे चैप्टर है सेपरेट, उसमें हम डिटेल में देखेंगे मैक्रो क्या होता है। सपोज हमें एक कोड लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मूव काउंट कॉमा R0, उसके बाद लिख दिया मैंने इंक्रीमेंट काउंट, देन मूव R0 कॉमा काउंट। ठीक है, सपोज ये मैंने कोड 2 बार लिख दिया, मुझे ये कोड अपने प्रोग्राम में 2 बार लिखने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, सपोज काउंट में वैल्यू है आपकी 5 वैल्यू आपकी कहाँ से स्टोर होगी, मतलब R0 इस वेरिएबल में, काउंट की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, आपके R0 इस रजिस्टर में क्या होगी, स्टोर होगी। क्योंकि आपके असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, रजिस्टर पर ही वर्क करती है, आप डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट R0 करते हैं, और R0 इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करते हैं, हम R0 की वैल्यू फिर से कहाँ मूव करते हैं, हम काउंट में मूव करते हैं। यानी काउंट की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सपोज मुझे फिर से एक बार
ये तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, फिर से इतना कोड लिखना पड़ेगा 3 लाइन का, और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। लेकिन मैं डायरेक्टली मैक्रो के ज़रिए ये लिख सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली लिख दिया मैक्रो। मैक्रो के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैक्रो का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इंक्रीमेंट के लिए मैंने, इंक्रीमेंट रजिस्टर के लिए मैंने INCR ये सपोज मैक्रो का नेम दे दिया। उसके बाद मैंने जो भी मेरा कोड है मैंने वो लिख दिया, मूव काउंट कॉमा R0, देन इंक्रीमेंट, ये जो ऑपरेशन है R0 पे होगा। उसके बाद फिर से जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो हम कहाँ मूव करेंगे, हमारे काउंट इस वेरिएबल में क्या करेंगे, मूव करेंगे। डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, काउंट में फिर से मूव कर दिया। और इस मैक्रो को एंड करने के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे यम एंड यानी मैक्रो एंड। यहाँ पे देखिए ये INCR ये हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिए हमने INCR इस मैक्रो में क्या लिख दिए, ये तीनों फंक्शन या तीनों इंस्ट्रक्शन हमने लिख दिए। तो अब हमें जितने भी बार हमें ये फंक्शन लिखने हैं, मतलब हम यहाँ पे देखिए हमें एक बार लिखना पड़ा, यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ा, इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली INCR ये मैक्रो कॉलिंग लिख सकते हैं। मतलब INCR से डायरेक्टली क्या होगा, ये मैक्रो कॉल होगा, और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब आपके एक लाइन से ही आपके तीनों इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए आपके ये तीनों लाइन के लिए हमने डायरेक्टली INCR लिख दिया, तो ये तीनों लाइन का मतलब ये INCR ऑटोमेटिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपके मैक्रो से रिप्लेस हो जाएगा। अब आप ये इंस्ट्रक्शन मतलब आप ये मैक्रो एक बार लिख सकते हैं या 10 बार भी लिख सकते हैं। 10 बार आपको सिर्फ 10 लाइन लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो अगर आप इंस्ट्रक्शन लिखने जाएंगे तो 10 × 3 मतलब आपको 30 लाइन्स लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे कितने लाइन लिखने पड़ रहे हैं, सिर्फ 10 लाइन लिखने पड़ रहे हैं। तो मैक्रो एक्सपेंशन किस लिए यूज़ होता है, यानी मैक्रो कॉल किस लिए यूज़ होता है, आपको अगर मतलब आपको रिपीटेडली अगर कोई कोड लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्रो यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका जो प्री प्रोसेसर है वो क्या परफॉर्म करता है, मैक्रो एक्सपांशन ये ऑपरेशन भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। और ये दोनों ऑपरेशन आपके स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम रन होने के स्टार्टिंग में ही ये क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अगर मैक्रो लिख दिया, INCR मैंने कॉल कर दिया पूरे सिस्टम में कहीं भी यहाँ पे कर दिया, मुझे यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है मैक्रो की, ये मुझे पहले लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यानी यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया, यहाँ पे आप C का प्रोग्राम है, इसका मैक्रो थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो डायरेक्टली वो कोड क्या हो जाएगा, आपके मैक्रो से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम इंक्लूजन भी करते हैं, यानी इंक्लूड फाइल के लिए, लाइब्रेरी फाइल के लिए जो भी कोड होगा वो भी रिप्लेस होता है, और मैक्रो एक्सपांशन भी यहाँ पे परफॉर्म होता है। ये एग्जांपल भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये मैक्रो है, मैक्रो को कीवर्ड लिखा है हमने, यहाँ पे मैक्रो नेम है। मैक्रो नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉल करने के लिए आपको वही नेम प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये है मैक्रो एंड करने के लिए यम एंड, ये फंक्शन कंपलसरी होता है। ठीक है, आप रिपीटेडली ये कॉलिंग कर सकते हैं, मतलब रिपीटेडली कॉल, रिपीटेड अगर कोड आपके मतलब आपके प्रोग्राम में है तो डायरेक्टली आप मैक्रो के ज़रिए उसे यूज़ करके आप कम कोडिंग में ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इफेक्टिव प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।